अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंग्लिश का दूसरा सेट। पहला सेट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर लिए जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड थे। और आज मैं आपके लिए और 20 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लाया हूँ। डिफरेंट टॉपिक्स के ये एमसीक्यूज़ हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। इनके रूल्स डिस्कस करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, आपका अप्रोच क्या होगा, कैसे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे और इन क्वेश्चंस के बेसिस पे आप और क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करोगे। तो आई होप आपने पहला सेट देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद आप वही देखना। और ऑलरेडी हमने रीजनिंग के 2 सेट्स डिस्कस कर लिए हैं, अपलोड कर लिए हैं मैंने। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। इससे पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली बात तो आप 1.25 या 1.5x पे देख लीजिए ताकि आपका टाइम सेव हो। नंबर 2, क्वेश्चन को देखने से पहले उसको आप खुद सॉल्व करें। जब क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा तो उसको आप खुद सॉल्व करेंगे, पहले माइंड में आप आंसर देंगे, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखेंगे। और लास्ट में ज़रूर कमेंट्स में अपना ये स्कोर शेयर कीजिएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे अटेम्प्ट कीजिए जैसे कि रियल एग्ज़ाम है, क्योंकि आप एग्ज़ाम में जो गलतियाँ जो आप प्रैक्टिस सेट में गलतियाँ करेंगे वही गलतियाँ आप एग्ज़ाम में भी दोहराते हो और उन्हीं को आपको करेक्ट करना है, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, सिलेक्ट द सेंटेंस विच इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट। आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है। बाई 5 o'clock yesterday I caught only one fish। ठीक है, बाई 5 o'clock, बाई 5 o'clock, बाई 5 o'clock। बाई 5 o'clock से आप क्या समझ रहे हो? इसका मतलब ये है यस्टरडे। यस्टरडे से आप ये बता सकते हो कि पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है। बाई 5 o'clock यानी कि ये काम हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी हो चुका है, पास्ट में है, ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। और पास्ट परफेक्ट में स्ट्रक्चर कैसा होता है, हैड होता है और हैड के साथ होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब उस ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए। जहाँ पे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं मिलेगी वो ऑप्शन नहीं होगा। देखिए, बाई 5 पहला ऑप्शन पढ़िए, बाई 5 o'clock yesterday, कहीं पे हैड और थर्ड की फॉर्म नहीं है। बाई 5 o'clock yesterday आई विल है, फ्यूचर का दिया है लेकिन ये तो पास्ट की बात हो रही है। बाई 5 o'clock yesterday, बाई 5 o'clock yesterday आई हैड कॉट, देखिए हैड आया, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यही है। फोर्थ ऑप्शन भी देखते हैं, बाई 5 o'clock yesterday आई शैल, फ्यूचर का है, यानी कि ये भी नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेक्ट द सेंटेंस विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है। ही लिव्ड इन लंदन फॉर 2 years, फॉर 2 years, फॉर 2 years। देखिए यहाँ पे कीवर्ड क्या है, फॉर 2 years। इस फॉर 2 years से आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, यानी कि ही लिव्ड इन, यानी कि वो 2 साल से रह रहा है, ठीक है, वो 2 साल से रहता आ रहा है, ऑलरेडी वो रह रहा है 2 साल से और आगे भी रहेगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूटी पे ये दलालत करता है, कंटिन्यूटी पे है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, आप जानते हो, हैड बीन प्लस आईएनजी। अब ऑप्शंस को देखिए, जहाँ पे हैड बीन प्लस आईएनजी नहीं आएगा उसको एलिमिनेट कीजिए। ही, पहला ऑप्शन, ही लिव्ड इन लंदन फॉर 2 years, ही लिव्ड इन लंदन, हैड बीन नहीं है। ही वॉज लिविंग इन लंदन, पास्ट कंटिन्यूअस है, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, ही हैड बीन लिविंग इन लंदन फॉर 2 years, हैड बीन, देखिए हैड आया, बीन आया, आईएनजी आया, लिविंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए ऊपर के 2 क्वेश्चन जो थे वो टेंसेस पे थे, वो टेंसेस पे थे, लेकिन किस फॉर्म में, एरर की फॉर्म में थे। ये मतलब ग्रामेटिकली आपको करेक्ट आंसर चूज करना था, ठीक है। कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, कभी कभी एरर की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3
देखते हैं क्या है। विच सिलेक्ट द सेंटेंस विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। आपको इनमें से ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। पहले आप खुद ट्राई कीजिए। बिफोर शी कम्स द ट्रेन विल डिपार्ट। बिफोर शी कम्स द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड। बिफोर शी कम्स द ट्रेन विल बी डिपार्टिंग। पहले आप इसका खुद आंसर कीजिए, उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, इसमें आप थोड़ी सी ट्रांसलेशन कीजिए। देखिए, ये क्या कह रहा है, बिफोर शी कम्स द ट्रेन विल डिपार्ट, यानी कि इसके कहने का जो मतलब है वो ये है कि इससे पहले कि वो आए ट्रेन जा चुकी होगी। इससे पहले कि वो आए ट्रेन जा चुकी होगी, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है। फ्यूचर की बात कर रहा है। विल है ना, फ्यूचर की बात कर रहा है, जा चुकी होगी यानी कि फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहा है। फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहा है। और हमें मालूम है फ्यूचर परफेक्ट के साथ क्या आता है, विल हैव आता है, शैल हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब हम देखते हैं इस पे देखते हैं कि किस ऑप्शन में ये फिट बैठता है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है, द बिफोर शी कम्स द ट्रेन विल डिपार्ट। ये तो फ्यूचर सिंपल टेंस है, ये नहीं आएगा। बिफोर शी कम्स द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड। देखिए, विल आया, हैव आया, डिपार्टेड आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जब तक कि वो आए ट्रेन जा चुकी होगी। ठीक है, ट्रेन जा चुकी होगी यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, स्पॉट विच पार्ट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। देखिए, एरर का क्वेश्चन आया और एरर के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। पहले आप सेंटेंस पढ़िए और खुद आंसर कीजिए। वन ऑफ द स्टेट इन विच सत्याग्रह वॉज ऑफर्ड वॉज राजकोट वेयर ही हैड स्पेंट हिज यूथ। वन ऑफ द स्टेट, देखिए मैंने देखते ही पहचान लिया कि एरर किस पार्ट में है। एरर इस पार्ट में है। कैसे, आप हमेशा याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिए। वन ऑफ द, जब भी आप वन ऑफ द देखोगे उसके बाद आएगा प्लूरल। उसके बाद क्या आएगा, प्लूरल। यानी कि वन ऑफ द स्टेट, ये जो स्टेट दिया है ये सिंगुलर है, इसकी जगह क्या आएगा, स्टेट्स। इसकी जगह आएगा स्टेट्स। यानी कि एरर किस वाले पार्ट में है, वन ऑफ द पार्ट, यानी कि ए, इस वाले में ए, ऑप्शन नंबर ए। आप हमेशा ये याद रखिए कि वन ऑफ द के बाद आएगा प्लूरल, यानी कि वन ऑफ द, अगर हमें कहना होगा वन ऑफ द बॉयज आएगा, बॉयज आएगा, यानी कि बॉय नहीं आएगा, बॉयज आएगा। वन ऑफ द बॉयज वॉज प्लेइंग, वन ऑफ द बॉयज वॉज डांसिंग। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। स्पॉट विच पार्ट कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है, मोहन इज द वन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद वट एवर राम डज। देखिए, मोहन ऐसा बंदा है जो हमेशा फॉल्ट निकालता है, गलती निकालता है, जो भी राम करता है उसकी गलती निकालता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि एरर किस वाले पार्ट में है। मोहन इज द वन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद वट एवर राम डज। वो फॉल्ट निकालता है, वो फॉल्ट निकालता है उसमें, उसमें जो कि राम करता है। ठीक है, उसमें जो कि राम करता है, न कि उसके साथ जो राम करता है। जब हम विद लगाएंगे इसका मीनिंग निकलेगा उसके साथ, उसके साथ। विद की जगह फिर क्या आएगा, विद की जगह आएगा इन, यानी कि मोहन इज द वन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट इन वट एवर राम डज। जो भी राम करता है, यानी कि पार्ट, और ये एरर किस वाले पार्ट में है, यानी कि इस सी वाले पार्ट में। ये सी पार्ट में आता है, यानी कि एरर किस पार्ट में है, सी वाले पार्ट में। ऑप्शन नंबर सी जब होगा, ए बी सी डी किस वाले पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर सी में एरर है। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, प्रीपोजिशन का एरर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। स्पॉट विच पार्ट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। फिर से एरर का क्वेश्चन है। देखिए, seldom we have been treated in such a rude manner by police personnel। seldom का मीनिंग क्या है, seldom मीन्स रेयरली, रेयरली, रेयरली। ठीक है, मतलब इस, जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, सेल्डम वी हैव बीन ट्रीटेड मतलब रेयरली हमको ऐसा ट्रीट किया गया है। किसके द्वारा, ऐसा रूड मैनर में हमें ट्रीट किया गया है, किसके द्वारा, पुलिस पर्सनल के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको मैं 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा। ठीक है, इससे आपका बहुत पार्ट क्लियर हो जाएगा।
देखिए, पार्ट एरर बोलने से पहले मैं आपको कुछ रूल बताता हूँ, जो कि मैंने नीचे लिखा भी है। देखिए, सेल्डम, हार्डली, स्केर्सली, नो सूनर, ये 4 अगर सेंटेंस के पहले आए, बहुत ध्यान से सुनना, इन चारों में से कोई भी अगर सेंटेंस के पहले आए, जैसे कि यहाँ पे पहले आया है, तो ये क्या होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। क्या कह रहा हूं मैं, इन चारों में से अगर कोई भी सेंटेंस के पहले आए, शर्त यही है कि पहले आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे है। उसके बाद क्या आएगा, स्ट्रक्चर ये रहेगा कि उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद ही सब्जेक्ट आएगा। अब हम इस सेंटेंस में देखते हैं क्या दिया है। सेल्डम, ठीक है, ये सेल्डम आया, उसके बाद है वुई का मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद है हैव, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब। यानी कि ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है ये इसके अकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए वी की जगह हैव होना चाहिए, वी की जगह हैव होना चाहिए जो कि हेल्पिंग वर्ब है, और हैव की जगह होना चाहिए वी। तो इस क्वेश्चन को हम, इस सेंटेंस को हम कैसे पढ़ते, सेल्डम हैव वी बीन ट्रीटेड इन सच ए मैनर बाय द पुलिस पर्सनल। ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहाँ पे भी आपको ये मिलेंगे, लेकिन शर्त यही है कि पहले होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन में किस पार्ट में एरर है, पार्ट ए में एरर है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे होना चाहिए सेल्डम हैव फिर वी बीन ट्रीटेड। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में, पर्सनल, ये स्पेलिंग एरर में आता है, स्पेलिंग एरर में आता है। एक होता है पर्सनल, PRSONAL, पर्सनल, निजी, निजी जिसको हम निजी बोलते हैं, ठीक है, निजी जिंदगी, पर्सनल लाइफ। ये जो पर्सनल है ना, ये जो पर्सनल दिया है PERSONNEL, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि पुलिस पर्सनल का मतलब है वो बंदे जो पुलिस में काम करते हैं, बैंकिंग पर्सनल वो बंदे जो बैंक में काम करते हैं, ठीक है। इस पर्सनल का मतलब है निजी, प्राइवेट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, इससे आपको बहुत ही क्वेश्चंस मतलब आसान लगने लगेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। स्पॉट विच पार्ट कंटेन्स एरर। डोंट गो आउट अंटिल यू आर नॉट वेल। डोंट गो आउट अंटिल, देखिए इस क्वेश्चन को देख के आप डोंट गो आउट अंटिल यू आर नॉट वेल, ऐसे तो ये पढ़ने में ठीक लग रहा है, ठीक है, जीके भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो पढ़ने में ठीक लगते हैं, तो आप ये भी सोच सकते हो कि नो एरर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो अंटिल है, अंटिल नोट कीजिए, अंटिल और नॉट की आपस में नहीं बनती है। अंटिल और नॉट आपस में नहीं आ सकते, एक ही सेंटेंस में अंटिल और नॉट नहीं आ सकते, यानी कि सेंस, जब वो सेंस बना रहे हो, ठीक है। यहाँ पे नॉट नहीं आएगा क्योंकि अंटिल में ऑलरेडी नॉट इंक्लूड है। तो इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है, आर नहीं, नॉट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे नॉट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे इस नॉट को कैंसिल करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, डोंट गो आउट अंटिल यू आर वेल, बाहर मत जाइए जब तक कि आप ठीक नहीं होंगे। इस नॉट की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, यानी कि जहाँ पे अंटिल होगा वहाँ पे नॉट नहीं लगेगा। इसको आप नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए क्लॉज पे क्वेश्चन आया, डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ द अंडरलाइन डिपेंडेंट क्लॉज। द बैंकर्स नीड टू नो व्हाट दे शुड डू। ये जो अंडरलाइन दिया है इसका आपने बताना है कि ये कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, या नन ऑफ द अबव है। देखिए जब आपको ऐसे सेंटेंस आएंगे, ठीक है, ऐसे सेंटेंस आएंगे, यानी कि ये लग रहा है कि ये किसी का आंसर है, ये किसी क्वेश्चन का आंसर है। ये किस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, ये किस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, ये हो सकता है व्हाट डज द बैंकर नीड टू नो। जब मैं आपको क्वेश्चन करूंगा व्हाट डज द बैंकर नीड टू नो, आप बोलोगे द बैंकर, आप आंसर दोगे द बैंकर नीड टू नो व्हाट दे शुड डू। यानी कि इसका जो, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे वो किससे स्टार्ट होगा, वो व्हाट से स्टार्ट होगा, वो व्हाट से स्टार्ट होगा। मैंने क्वेश्चन क्या बनाया, व्हाट डज द बैंकर नीड टू नो, यानी कि वो व्हाट से स्टार्ट हुआ। और जब भी किसी सेंटेंस का क्वेश्चन व्हाट से स्टार्ट होता है तो उसको हम कहते हैं नाउन क्लॉज। आई होप आपने पढ़ा होगा नाउन क्लॉज। ये सिंपली मतलब मैं समझा रहा हूँ आपको नाउन क्लॉज कैसे पहचानना है। हमेशा जब ऐसे क्लॉज आएगा आप देखिए कि ये आंसर है कि क्वेश्चन है, ये तो आंसर है।
इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है? द बैंकर नीड टू नो व्हाट दे शुड डू। इसका क्वेश्चन बन सकता है व्हाट डज द बैंकर नीड टू नो। व्हाट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है व्हाट से। अगर क्वेश्चन स्टार्ट व्हाट से हो रहा है तो ऑप्शन नंबर बी नाउन क्लॉज आएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ द अंडरलाइन डिपेंडेंट क्लास। फिर से बताना है जो अंडरलाइन दिया किया गया है इसका ये बताना है कौन सा क्लास है। विच वन इज द पर्सन हु स्टोल योर कार। देखिए अब तो ये जो अंडरलाइनेड पार्ट है ये ऑलरेडी क्वेश्चन की फॉर्म में है। अब आपको सोचना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, विच वन इज द पर्सन हु स्टोल योर कार। अब आपको कोई क्वेश्चन बोलेगा हु स्टोल योर कार, आप बोलोगे दिस इज द पर्सन हु स्टोल माई कार। दिस इज द पर्सन हु स्टोल माई कार, यानी कि आप उस पर्सन को मतलब थोड़ा सा क्या कर रहे हो, आप उसके बारे में कुछ बता रहे हो, यानी कि यही वो बंदा है जिसने मेरी गाड़ी चुराई है। आप उसके बारे में कुछ बोल रहे हो, और जब हम किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, एक्स्ट्रा बोलते हैं, तो वो किस क्लास में आता है? वो एडजेक्टिव क्लास में आता है। सिंपल सी बात है। अगर क्वेश्चन की फॉर्म में दिया है तो आप आंसर बनाएंगे। आंसर में जब आप किसी को स्पेसिफाई करेंगे, आपने बोला दिस इज द पर्सन हु स्टोल माई कार, ये वही बंदा है जिसने मेरी कार चुराई है, तो ये एडजेक्टिव क्लास में आएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए आपके सिलेबस में ये भी है क्लॉज टेस्ट, यानी कि कंप्रहेंशन विद फिल इन द ब्लैंक्स। 3 क्वेश्चन मैंने इस पे लाए हैं, आप इसको पहले पढ़िए। ग्रीन हाउस गैसेस आर ओनली डैश ऑफ द स्टोरी व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल वार्मिंग। 10th क्वेश्चन में आपको इन ऑप्शंस में से चूज करना है। यहाँ पे 10 लिखा है ना, यहाँ पे भी 10 लिखा है, इन ऑप्शंस में से चूज करना है। ग्रीन हाउस गैसेस आर डैश ऑफ द स्टोरी व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल वार्मिंग। आर होल तो कोई सेंस नहीं बना रहा है, आर होल तो कोई सेंस नहीं बना रहा है। आर पार्ट सेंस बना रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस आर मटेरियल, ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा है। आर इशू ऑफ द स्टोरी, ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा है। ये सेंस पे होते हैं, यानी कि यहाँ पे सिर्फ यही सेंस बना रहा है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ग्रीन हाउस गैसेस आर ओनली पार्ट ऑफ द स्टोरी व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ तक पहुँच गए हम। Changes to one part of the climate system can dash additionally changes to way the planet absorbs or reflects energy। अब इस वाले 11 को सॉल्व करना है। चेंजेस टू वन पार्ट ऑफ द क्लाइमेट सिस्टम कैन डैश एडिशनल। देखिए कैन डैश एडिशनल, अब हम देखेंगे ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। कैन रेज, क्या वो बढ़ा सकता है? एडिशनल चेंजेस तो बढ़ नहीं सकते, ये भी सेंस नहीं बना रहा है। कैन ब्रिंग्स एडिशनल चेंजेस, ये सेंस बना रहा है थोड़ा सा, इसको हम अभी मार्क करेंगे। ठीक है। कैन रेफर भी कोई सेंस नहीं बना रहा है। Changes to one part of the climate system can cause additional changes the way, ये भी थोड़ा सा सेंस बना रहा है। अब इन दो ऑप्शंस में आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। तो चेंजेस टू वन पार्ट ऑफ द क्लाइमेट सिस्टम कैन ब्रिंग्स, देखिए यहाँ पे ये क्यों नहीं आ सकता? देखिए आप चेंजेस पढ़िए, चेंजेस बहुत सारी है, प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल ही आता है। ठीक है, यानी कि ब्रिंग्स जो है ब्रिंग्स किसके साथ आएगा? सिंगुलर के साथ आएगा, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉज। ठीक है, चेंजेस के साथ आएगा कॉज। अब हम क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, आगे पढ़ते हैं इसको। दी सेकेंडरी चेंजेस आर डैश क्लाइमेट फीडबैक्स एंड they could more than double the amount of global warming. These secondary changes are censored, सेंस नहीं बना रहा है। These secondary changes are dash climate feedbacks are called climate feedbacks, ये सेंस बना रहा है। are nothing के साथ बट आता है, nothing but, ये भी बट नहीं आ रहा है। ठीक है, these secondary changes are but term, ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा है। यानी कि यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो सेंस बना रहा है, यानी कि कॉल्ड। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। दीज सेकेंडरी चेंजेस आर कॉल्ड क्लाइमेट फीडबैक्स एंड दे कुड मोर देन डबल द अमाउंट ऑफ वार्मिंग काज्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड अलोन। देखिए ये बिल्कुल सेंस बना रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ये सेंस भी होते हैं, सब आपको एलिमिनेट करना पड़ता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है? आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड। देखिए इनडायरेक्ट में दिया है, अब इसको डायरेक्ट में चेंज करना है। आई टोल्ड हिम, देखिए इनडायरेक्ट में टोल्ड कब आता है? जब हम कहते हैं आई सैड टू टोल्ड हिम, यानी कि आई सैड टू हिम। अब देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आई सैड टू हिम नहीं है।
आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम पहले वाले ऑप्शन में है। आई टोल्ड हिम, यहाँ पे भी टोल्ड है, यहाँ पे टोल्ड नहीं आएगा, सेड टू हिम आएगा, दूसरा ऑप्शन गया। तीसरे ऑप्शन को देखते हैं, आई सैड, ये भी गया। आई सैड टू हिम, अब दो ऑप्शन बचे हैं, ठीक है, अब दो ऑप्शन बचे हैं। अब आगे वाले को देखते हैं, आई सैड टू हिम दैट ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड, आई सैड टू हिम यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, आई सैड टू हिम ही इज नॉट वर्किंग हार्ड। ये दैट ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड, डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, यूज यू, आप नहीं कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, मैं बोलूँगा आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी गया। यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आई सेड टू हिम यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, डायरेक्ट में हम सीधा कहते हैं कि आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, आर यू अलोन माई सन, आर यू अलोन माई सन, ठीक है, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन की फॉर्म में है, एक क्वेश्चन की फॉर्म में है। आस्क्ड ए सॉफ्ट वॉइस क्लोज्ड बिहाइंड मी, ठीक है, ये डायरेक्ट में दिया है, अब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ऑप्शंस को देखते हैं। ए सॉफ्ट वॉइस आस्क्ड व्हाट आई वाज डूइंग देयर, देखिए इसने बोला है व्हाट आई वाज डूइंग देयर, क्या आपको क्वेश्चन इसमें कहीं भी दिख रहा है कि व्हाट ही वाज डूइंग देयर? इसमें तो सिर्फ क्वेश्चन है आर यू अलोन, यानी कि पहला ऑप्शन गया। दूसरा ऑप्शन, ए सॉफ्ट वॉइस सेड टू मी आर यू अलोन सन, आर यू अलोन सन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, आस्क्ड, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ए सॉफ्ट वॉइस सैड टू मी नहीं आएगा, आस्क्ड टू मी आएगा, ठीक है, या आस्क्ड मी, ठीक है, ये वाला भी गया। अब दो ऑप्शन बचे, ए सॉफ्ट वॉइस फ्रॉम माई बैक आस्क्ड इफ आई वॉज अलोन, ए सॉफ्ट वॉइस बिहाइंड मी आस्क्ड इफ आई वॉज अलोन, पीछे से मुझे एक सॉफ्ट आवाज़ आती है, क्या मैं अकेला हूँ, यही इस क्वेश्चन का जो है ट्रांसलेशन है। तो अब आप इन दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकती हो, और ये बिल्कुल JKSSB ओरिएंटेड क्वेश्चन है, क्योंकि JKSSB भी ऐसे क्वेश्चन डालते हैं, दोनों ऑप्शन लगते हैं सेम, फिर जब कुछ लोग ये देते हैं, कुछ लोग ये देते हैं कि में ये कुछ और की में दोनों में से एक होता है, फिर रिप्रेजेंटेशन डालती है, उसके बाद भी एक ही करेक्ट होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो नियरली मतलब क्लोज होते हैं, दोनों लगते हैं कि दोनों ठीक हैं, दोनों में फिर एक देते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा है JKSSB। देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ना, वो है ऑप्शन नंबर डी। क्यों है ऑप्शन नंबर डी? दोनों का सेंस सेम है, लेकिन यहाँ पे दिया है फ्रॉम माई बैक, यहाँ पे दिया है बिहाइंड मी। देखिए फ्रॉम माई बैक का सेंस ऐसे भी जा सकता है, जब हम कहते हैं फ्रॉम माई बैक तो वो दूर भी हो सकता है। बिहाइंड क्यों ज़्यादा एक्यूरेट है? क्योंकि बिहाइंड का मतलब बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल क्लोज, क्लोज, क्योंकि जब कोई क्लोज होगा तभी वो सॉफ्ट वॉइस में आपको कह सकता है कुछ, अभी आप सुनोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ऐसे ही क्वेश्चन JKSSB पूछता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ये एक्टिव में दिया है, आपको पैसिव में चेंज करना है। हैव यू प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर ए केक, हैव यू प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर ए केक, देखिए हैव को हम सीधा करेंगे हैज़ में चेंज, हैज़ एन ऑर्डर, एन ऑर्डर आएगा उसके बाद, हैज़ एन ऑर्डर, ठीक है, हैज़ एन ऑर्डर बीन प्लेस्ड बाय यू, बीन प्लेस्ड बाय यू, प्लेस्ड बाय यू। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं, हैज़ आएगा पहले, अब उन ऑप्शंस को देखते हैं जिनके पहले हैज़ नहीं है। इसमें हैव है, इसको गलत कर देंगे, इसमें इज़ है, इसको गलत कर देंगे, इसमें हैज़ है, अभी रहने देते हैं, इसमें वाज है, इसको सीधा, तीनों ऑप्शन एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या है? हैज़ एन ऑर्डर फॉर ए केक बीन प्लेस्ड बाय यू, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइंड पार्ट, इस अंडरलाइंड पार्ट को हमें इंप्रूव करना है। इज दिस द सेम बुक, इज दिस द सेम बुक लाइक आवर टीचर रिकमेंडेड, क्या ये वही बुक है जैसी हमारे टीचर ने रिकमेंड की थी? इसका सेंस तो यही जा रहा है, क्या ये वैसी ही बुक है जिसका जो हमारे टीचर ने रिकमेंड की थी? देखिए ऑप्शंस को देखते हैं। इज दिस द सेम बुक, इज दिस द सेम बुक हु, देखिए बुक के साथ हु नहीं आएगा, पहला ऑप्शन एलिमिनेट। इज दिस द सिमिलर बुक दैट, ये हो सकता है, अभी इसको रहने देते हैं। इज दिस द सेम बुक एज, ये भी हो सकता है, इसको रहने देते हैं। लास्ट ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट। देखिए अब दोनों में से कौन आएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। इज दिस द सिमिलर बुक दैट आवर टीचर रिकमेंडेड, इज द सेम बुक
एज आवर टीचर रिकमेंडेड। देखिए ये जो लाइक है ना, लाइक ये कंपेयर करने के लिए लगता है। कंपेयर जब हम करते हैं, कंपेयर ये उसके लिए लगता है, ठीक है। दिस हाउस इज़ लाइक, जब मैं कहूँगा दिस हाउस इज़ लाइक ए पैलेस, ये पैलेस की तरह दिख रहा है। कंपेयर कर रहा हूँ मैं इस किसी मकान को किसके साथ, पैलेस के साथ। लेकिन यहाँ इसका क्या रोल है, यहाँ इसका ये रोल है कि इज़ दिस द सेम बुक लाइक आवर टीचर रिकमेंडेड, क्या ये वैसी ही किताब है, ये वो किताब नहीं है जो टीचर ने रिकमेंड की है। ये बोल रहा है क्या ये वैसी ही किताब है, यानी कि ये डिफरेंट किताब है, लेकिन क्या ये वैसी ही है, यानी कि हम सबस्टिट्यूट उसका ढूंढ रहे हैं, उस किताब का सबस्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं। और जब हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ देखेंगे, इज दिस द सिमिलर बुक, या वो क्या ये वही बुक है, सिमिलर बुक है दैट आवर टीचर रिकमेंडेड, जो हमारे टीचर ने रिकमेंड की थी। लेकिन यहाँ पे सेंस जा रहा है कि ये वो बुक नहीं है, ये उसके जैसी बुक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट। तो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी, इज दिस द सेम बुक, क्या ये वैसी ही बुक है एज आवर टीचर रिकमेंडेड, जैसी हमारे टीचर ने रिकमेंड की थी। ये वो बुक नहीं है लेकिन सेम वैसी ही है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया, आप पढ़िए। अर्जुन लुक्ड डैश व्हेन ही हर्ड दैट हिज प्रपोजल हैज बीन डैश बाय द कमिटी। देखिए ये ऑप्शंस दिए हैं। अर्जुन लुक्ड डैश व्हेन ही हर्ड दैट हिज प्रपोजल हैज बीन डैश बाय द कमिटी। देखिए आप इसको पकड़िए, प्रपोजल, इस वाले मैं इस वाले ये को पकड़ूँ, डैश को पकड़ूंगा, ठीक है। दैट हिज प्रपोजल हैज बीन डैश बाय द कमिटी, मैं दूसरे डैश को पकड़ रहा हूँ, ठीक है। दैट इज प्रपोजल हैज बीन, पहले ऑप्शन को देखते हैं, एंडेड। प्रपोजल, क्या प्रपोजल को कभी एंड किया जाता है? दैट इज, आपने सुना है कभी प्रपोजल को एंड किया गया है? नहीं, एंडेड तो नहीं आएगा, यहाँ पे एंडेड नहीं आएगा। दैट हिज प्रपोजल हैज बीन मेड, क्या प्रपोजल को मेड किया जाता है? मेड बाय द कमिटी, प्रपोजल को तो बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। प्रपोजल हैज बीन मेड बाय द कमिटी, ये भी ठीक नहीं बैठ रहा है। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, दैट हिज प्रपोजल हैज बीन एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड आ सकता है, कमिटी एक्सेप्ट कर सकती है प्रपोजल। दैट हिज प्रपोजल हैज बीन रिसीव्ड, रिसीव्ड भी आ सकता है, दोनों में से एक आ सकता है। अब हम देखते हैं पहले पार्ट को। अर्जुन लुक्ड डैश व्हेन ही हर्ड दैट हिज प्रपोजल हैज बीन, सी ऑप्शन सी को पकड़ते हैं पहले, ठीक है। अर्जुन लुक्ड डैश व्हेन ही हर्ड दैट हिज प्रपोजल हैज बीन एक्सेप्टेड। देखिए अर्जुन लुक्ड इलेटेड, आपको इलेटेड का मतलब पता है? यहाँ पे थोड़ी सी वोकैब काम आएगी। इलेटेड का मतलब होता है हैप्पी। क्या होता है? हैप्पी। यानी कि जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, अर्जुन लुक्ड हैप्पी, इलेटेड का मतलब हैप्पी, व्हेन ही हर्ड दैट हिज प्रपोजल हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द कमिटी। ये फिट बैठ रहा है कि अर्जुन खुश लग रहा था जब उसने सुना कि उसका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट किया है कमिटी ने। अब डी पार्ट को भी देखते हैं। डी पार्ट, अर्जुन लुक्ड डिजेक्टेड व्हेन ही हर्ड दैट हिज प्रपोजल हैज बीन रिसीव्ड बाय द, डिजेक्टेड का मतलब क्या होता है? अनहैप्पी। अनहैप्पी, देखिए ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्या अर्जुन अनहैप्पी दिखेगा जब वो सुनेगा कि उसका ये जो प्रपोजल है रिसीव किया है कमिटी ने? तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। डिजेक्टेड का मतलब है अनहैप्पी, यानी कि वो अनहैप्पी नहीं दिखेगा, वो क्या दिखेगा? इलेटेड, जब उसको क्या पता चलेगा कि उसका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट किया है कमिटी ने। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इन दो वर्ड का मीनिंग याद रखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट सीक्वेंस। देखिए पहले देखते हैं ऑप्शंस में पहला कौन है? बी है। फॉर हर शीना वॉज नॉट गुड, दैट वॉज नॉट गुड फॉर समथिंग। शीना वॉज नॉट गुड, सब में बी दिया है तो बी पहले आएगा। शीना वॉज नॉट गुड, ये खत्म। अब इसके साथ मिलाते हैं, ठीक है। सेंस कौन बनाएगा? शीना वॉज नॉट गुड फॉर हर, शीना वॉज नॉट गुड फॉर हर, ये आ सकता है। शीना वॉज नॉट गुड, दैट वॉज नॉट गुड, ये कोई सेंस नहीं बना रहा है। बी के बाद सी नहीं आएगा। शीना वॉज नॉट गुड, दैट वॉज नॉट गुड, बी के बाद सी नहीं आएगा। बी के बाद सी जहां पे भी देखोगे उसको एलिमिनेट करो। बी के बाद सी यहाँ पे भी है, बी के बाद सी यहाँ पे भी है, खत्म। अब शीना वॉज नॉट गुड फॉर समथिंग, अब इन दोनों को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है।
ये भी बना रहा है सेंस, ये भी बना रहा है सेंस। इसको हम आगे बढ़ाएंगे ऑप्शन नंबर बी को, BDCA, BDCA, या बोलेंगे पहले इसको बढ़ाएंगे आगे, BADC, BADC, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बताने में टाइम लगता है, लेकिन जब आप खुद सॉल्व करेंगे तो 30 सेकंड लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, 30 ही सेकंड लगेंगे। शीना वॉज नॉट गुड फॉर हर फॉर समथिंग, फॉर हर फॉर समथिंग कोई सेंस नहीं बना रहा है, यानी कि बी के बाद BADC भी कोई सेंस नहीं बना रहा है, BADC भी कोई सेंस नहीं बना रहा है। अब सीधा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। अब इसको कंप्लीट करते हैं, BDCA। शीना वॉज नॉट गुड फॉर समथिंग दैट वॉज नॉट गुड फॉर हर, शीना वॉज नॉट गुड फॉर समथिंग दैट वॉज नॉट गुड फॉर। अब सबसे क्लोज यही है, सबसे इनमें से सबसे सेंस यही बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये जो बी है यही करेक्ट है, BDCA। देखिए ईडियम को क्वेश्चन आया, गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम टू हिट द नेल ऑन द हेड। टू हिट द नेल ऑन द हेड का आपको करेक्ट मीनिंग बताना है। टू टारगेट नेल करेक्टली, टू इंडिकेट नेगेटिव इवेंट, टू बी एक्यूरेटली राइट अबाउट समथिंग, नन ऑफ द। इसमें समझाने की कोई ये नहीं है, इसका आंसर है टू बी एक्यूरेटली राइट अबाउट समथिंग, यानी कि जब आप किसी को बोलोगे कि कोई बात बोलेगा कोई, वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, उस बात पे वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, वो बिल्कुल सच बात बताएगा, तो आप उसको बोलोगे कि यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है, ऑन हेड। कुछ भी आप बोलोगे उसको कि यू हिट द नेल ऑन हेड, यानी कि आपने बिल्कुल एक्यूरेट बात की, यू हिट द नेल ऑन द हेड, आपने बिल्कुल एक्यूरेट बात की। तो इस ईडियम का मीनिंग यही है, टू बी एक्यूरेटली राइट अबाउट समथिंग। क्वेश्चन नंबर 20 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ईडियम पे ही है, पॉकेट एंड इंसल्ट। तो इस क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर देना, और प्लीज़ प्लीज़ अगर आप लास्ट तक आ गए हो तो अपना स्कोर कमेंट में लिखिए, और आगे सजेशन दीजिए कि आपको किस टाइप के वीडियोस चाहिए, और क्या आपको ये वीडियो पसंद आया, और क्या इससे आपको बेनिफिट मिला। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा, और आगे भी मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।